Today my lecture is about इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। उसका रेट हम देखेंगे। रेट क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन का, ये चार्ज ट्रांसफ़र रिएक्शन का। उसमें हम डिस्कस करेंगे, मार्कस थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर उसमें कौन कौन सी इक्वेशन यूज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या चार्ज ट्रांसफ़र होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव आयरन एंड कॉपर, तो कॉपर जो है, कॉपर आयंस होते हैं +2 फॉर्म में जब वो होता है तो वो ब्लू कलर देता है सोल्यूशन में। तो उसमें अगर हम आयरन डाल देते हैं जो कि आयनिक फॉर्म में नहीं है बल्कि आयरन बगैर न्यूट्रल फॉर्म में है, तो जब वो हम डालेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो यहाँ पे होगा। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी। और जहाँ पे ट्रांसफ़र होगा कॉपर में उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो है, आयरन जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर को ट्रांसफ़र कर रहा है और ख़ुद जो है वो उसके ऊपर +2 चार्ज आ रहा है, और जिसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो रही है। और होगा क्या कि वैसे जो ब्लू कलर होता है वो कॉपर +2 आयंस की वजह से होता है। तो जब आयरन डालेगा तो कॉपर तो +2 आयंस तो सारे खत्म हो गए, अब तो कॉपर न्यूट्रल हो गया, तो जो सोल्यूशन का कलर है वो कलरलेस हो जाएगा। ये तो है बेसिक मैकेनिज्म के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता कैसे और चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है। चार्ज ट्रांसफ़र देखिए, यहाँ पे पहले चार्ज था, अब नेक्स्ट टर्म में चार्ज तो है ट्रांसफ़र होकर आयरन पे आ गया। तो चार्ज ट्रांसफ़र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है वो दोनों एक ही होते हैं, और उसको स्टडी करने के लिए हमें दो मैकेनिज़म्स का पता होना चाहिए। एक है इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म और एक है आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। जो हमारा आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म होता है वो बगैर किसी बांड फॉर्मेशन के बगैर होता है। इसमें ना कोई बांड बनता है ना कोई बांड टूटता है, और इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। और दूसरा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, इसमें वान डेर वाल्स फोर्सेस के ज़रिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, इसमें लूजली अरेंज्ड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो कि एक्सेप्टर के अराउंड लूजली अरेंज होते हैं उधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होगा, तो हम उसको बोलेंगे आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अब जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, और उसमें जो है वो बाकायदा जो है ब्रिज बनता है, लिगेंड्स का ब्रिज बनेगा। एक कम्प्लेक्स है जो इलेक्ट्रॉन डोनर है और एक कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो उसके दरमियान ब्रिज बनेगा, और ब्रिज के ज़रिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा उसको हम बोलेंगे इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। या इसके अलावा अगर कोई आउटर ट्रांसफ़र में हमने पढ़ा था कि सॉल्वेंट जो है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं अराउंड द एक्सेप्टर, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो टाइटली अरेंज्ड होंगे अराउंड द एक्सेप्टर, उसके केज बनाया होगा, तो तब जो ट्रांसफ़र होगा जो वो होगा इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। उसने कोई बॉन्ड बनाया होगा आपके एक्सेप्टर के साथ सॉल्वेंट ने, तो वो बॉन्ड के ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होगा वो होगा इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में बॉन्ड बनते भी हैं, बॉन्ड टूटते भी हैं। ज्योमेट्री जो पहले होती है डोनर की वो चेंज भी हो सकती है, उसके जो स्फीयर पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी चेंज हो सकता है, और इसमें डिस्टेंस जो है दोनों डोनर और एक्सेप्टर में वो भी चेंज हो सकता है, उसकी अपनी बॉन्ड लेंथ जो है वो भी चेंज हो सकती है। तो इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इनर स्फीयर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो बिल्कुल डिफरेंट है आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से। अब क्या था कि मार्कस जो थ्योरी थी, मार्कस ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसने आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से रिलेटेड थ्योरी दी थी सबसे पहले। उसके बाद आयरिंग ने बताया कि नहीं जी, आउटर स्फीयर के अलावा इनर स्फीयर ट्रांसफ़र मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर इन दोनों को कंबाइन करके एक थ्योरी जो है वो डेवलप की गई थी। अब जो मार्कस था, मार्कस ने जो चीज़ें डिफ़ाइन की थी, मार्कस ने बहुत सी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन की। मार्कस ने बताया कि टाइम डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन में, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन में और एटम पोलराइजेशन में, इनमें टाइम का डिफरेंस होता है। कोई पहले हो जाती है पोलराइजेशन, कोई बाद में होती है। और इसके अलावा मार्कस ने बताया कि देयर इज़ स्पेशल डिस्टिंक्शन बिटवीन इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट था वो ये सिंपल था कि सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र होता है। इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट जो है वो मार्कस ने दिया था आयरिंग के साथ कम्बिनेशन करने के बाद। आयरिंग ने जो थ्योरी दी थी इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की, उसके साथ कंबाइन करके उसने एक डेवलप थ्योरी जो दी। तो उसने मार्कस ने इसके अलावा बताया कि जब
दो जो हैं जो, लेकिन उसने जो कैलकुलेटिव पार्ट किया था, कैलकुलेशन का पार्ट किया था, उसने आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी को ही माइंड में रख के जो था वो कैलकुलेटिव पार्ट किया था, जिससे उसने रेट निकाला था चार्ज ट्रांसफर का। ठीक है, तो उसने कहा कि आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होता है कि जब डोनर और एक्सेप्टर एक दूसरे के पास आते हैं तो जाहिर है इसमें कोई बॉन्ड बनता नहीं है आउटर स्फीयर में, तो वो लूजली डिफ्यूज़ होंगे। डिफ्यूज़ होने के बाद जो है वो एक दूसरे के जब पास आएंगे, पहले वो लूजली डिफ्यूज़ होंगे, जो डोनर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एक्सेप्टर पे पॉजिटिव होगा, उसके बाद जो है पार्शियल चार्ज डेवलप होगा ट्रांजिशन स्टेट में, और उसके बाद जो है वो डोनर पे पॉजिटिव आ जाएगा और एक्सेप्टर पे नेगेटिव, यानी कि चार्ज ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो ये दोनों जो है उसने कहा था कि वो बॉन्डेड नहीं होते बल्कि लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये हम बाद में देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है, और ये इसकी प्रोडक्ट बन जाती है, और ये रिएक्टेंट। तो जिस तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में बनता है, और उसमें हमने एक देखा था कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में क्या होता था कि इस तरह करके एक ग्राफ बनता था, यहाँ पे रिएक्टेंट होते थे, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होती थी, यहाँ पे प्रोडक्ट होता था, और यहाँ एनर्जी हम कैलकुलेट करते थे और इधर डिस्टेंस होता था। तो सेम जैसे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे भी जो डोनर है और एक्सेप्टर जो है वो एज अ रिएक्टेंट हम लेंगे चार्ज ट्रांसफर से पहले, और चार्ज ट्रांसफर के बाद जो बनेगा उसको एज अ प्रोडक्ट लेंगे, और जो दरमियान में होगा उसको हम ट्रांजिशन स्टेट लेंगे। तो जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में कैलकुलेशन यूज़ हुई थी वही यहाँ पे भी यूज़ होंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मार्कस थ्योरी डिफरेंट है। उसमें रीऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है ना मार्कस थ्योरी में, वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम ट्रांजिशन स्टेट की कैलकुलेशन को अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज रीऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट? तो इसमें जो है ट्रांजिशन स्टेट में ये ग्राफ यूज होता है, और जो हमारा मार्कस थ्योरी में जो चार्ज ट्रांसफर के लिए जो ग्राफ था वो ये था, और उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो रीऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो ट्रांजिशन स्टेट थी उसके वाई एक्सिस पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया गया था, एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन वर्सेस जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जितना भी वो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इस ग्राफ में हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को डिस्कस करेंगे, और उसके लिए जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है रिक्वायर्ड, उसके साथ हम वाई एक्सिस पे रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उसको लेंगे। ठीक है, अब रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी होती है कि जब ट्रांजिशन स्टेट आती है तो हम आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें जो ट्रांसफर होगा वो लूजली अरेंज सॉल्वेंट से होगा, यानी कि ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो उसमें जो डोनर है वो सॉल्वेंट, लूजली अरेंज सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है अराउंड द एक्सेप्टर, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे टू द एक्सेप्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो हम कहेंगे कि जो सॉल्वेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जो ट्रांजिशन स्टेट बना है, जो आपका एक्सेप्टर है उसमें डाइपोल डेवलप हो गया इस तरह करके। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसमें जो है वो डेवलप हो जाता है डाइपोल। उसके अलावा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, अगर सिंपल कोई एटम है तो उसमें भी टेंडेंसी होती है डाइपोल डेवलप करने की। ठीक है, तो अगर इस तरह करके जो, और डाइपोल क्यों डेवलप होता है? इंड्यूस डाइपोल इसलिए डेवलप होता है कि उसकी जो सराउंडिंग पे जो सॉल्वेंट है उसमें भी डाइपोल है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो आपका जो डोनर है उसके डाइपोल्स इस तरह से अरेंज है, डाइपोल का ये साइन होता है ना, रैंडमली अरेंज्ड है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जब रैंडम अरेंजमेंट है तो इसको हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इस रैंडम जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं अराउंड द एक्सेप्टर उसको प्रॉपर अरेंजमेंट में करना, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये काम खुद ब खुद नहीं हो सकता, इसमें दो पॉसिबिलिटी थी, या तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो अपने आप को, ये जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है उसमें दो जो पोल्स बने हैं वो अपने आप को सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग अरेंज कर ले, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो
लेकिन अगर वैसा नहीं हो सकता तो क्या है कि सॉल्वेंट अपने आप को ट्रांजिशन स्टेट के अकॉर्डिंग जो है अरेंज कर सके, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए हमें बाहर से कोई एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी है उसको हम रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो हमें जो रिक्वायर्ड रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी उसको हम इस वाले साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और अरेंज जब होगा, अरेंज होने का मतलब ये है पोल का जो नेगेटिव पोर्शन है डाइपोल का, जो सॉल्वेंट के अराउंड जो पोल्स हैं, डाइपोल्स बने हुए हैं, सॉल्वेंट के अपने जो पोल्स बने हैं, सॉल्वेंट के भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बनेंगे, तो उसमें जो इसका एंड है नेगेटिव वाला एंड, वो इसके पॉजिटिव वाले एंड की तरह साथ अरेंज हो, और इसका जो सॉल्वेंट का पॉजिटिव वाला एंड है वो नेगेटिव वाले की सराउंडिंग में इस तरह से अरेंज हो। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर अरेंजमेंट, कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले एंड की तरफ है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले एंड की तरफ है, ट्रांजिशन स्टेट के सॉल्वेंट की प्रॉपर अरेंजमेंट है। तो उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए उसको हम रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब वो कौन सी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है? हमें सारी एनर्जी नहीं चाहिए, हमें वो एनर्जी चाहिए जब हाफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। हाफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जब एक्टिवेशन स्टेट बन जाए, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। तो इक्विलिब्रियम तब मेंटेन होता है जब हाफ जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसमें से आधा जो है ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट पे, एक्टिवेटेड स्टेट पे टोटल इलेक्ट्रॉन के हाफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो चुके होते हैं, और उस पर जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे एक्टिवेटेड स्टेट जहाँ पे बनी है, ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पे बनी है, तब जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है वो हमें कैलकुलेशन के लिए चाहिए। और तब जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी होगी जब हाफ ट्रांसफर ऑफ, ये देखिए यहाँ पे ये जीरो ट्रांसफर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे टोटल 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका 1 का जो हाफ होगा वहाँ जो एनर्जी होगी वो हमें एनर्जी चाहिए। और वो ये जो स्टेट है ये एक्टिवेशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो इस ग्राफ को भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो अभी मैं ये बता रही थी कि हमें रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी में से वो एनर्जी चाहिए जो कि जब एक्टिवेशन स्टेट बन जाएगी तब जो एनर्जी होगी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी वो हम यूज़ करेंगे। और तब जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी होगी उसको हम डेल्टा जी हैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी जो वैल्यू होगी वो टोटल रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का चौथा हिस्सा होगा। ये वाली वैल्यू जो है हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी में से वो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे जब एक्टिवेशन स्टेट बन गई है, इक्विलिब्रियम स्टेट बन गई है। इस जगह पे जो एनर्जी है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा जी हैश से, एंड इट इज़ इक्वल टू टोटल रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का चौथा हिस्सा है ये। ठीक है, ये इसका कैलकुलेटिव पार्ट है, चौथा हिस्सा है। इन सिंपल वर्ड हम रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एट एक्टिवेटेड स्टेट वांट टू कैलकुलेट, और उसी को हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। अब मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगी। अब इस ग्राफ में क्या है कि इस साइड पे रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है वर्सेस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? हम एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो पैराबोला इसका बना है, अगर मैं इसको साइड पे इधर बना के दिखाऊं, तो जो फर्स्ट पैराबोला बना है वो रिएक्टेंट का है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड पैराबोला बना है वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इसके दरमियान वाली जगह है वो ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पैराबोला जो फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसमें फॉर एग्जांपल ये दोनों रिएक्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में ये दोनों दरमियान में होंगे, और इस स्टेट पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट स्फीयर से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्फीयर में जा रहे हैं। आप देखेंगे ये पैराबोला दूसरे स्फीयर में जा रहा है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर हो रहा है वो फर्स्ट स्फीयर से दूसरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। दूसरे स्फीयर में कौन से है? प्रोडक्ट है। और ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर से इस स्फीयर में जा रहे हैं। इस स्फीयर से स्फीयर में जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट और फिर प्रोडक्ट बनती है, उसी तरह वो रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है, उसमें प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट और फिर रिएक्टेंट बनता है। तो सेम यहाँ पे अगर कोई रिएक्टेंट में चार्ज जो है वो इस तरह से है कि एक पे चार्ज है दूसरे पे नहीं है, और फिर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और एंड पे चार्ज बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये उल्ट भी जा सकता है कि जिस पर चार्ज ट्रांसफर हुआ है दोबारा वो पहले वाले पे आ जाए। ठीक है, वो दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो है वो ग्राफ हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इस पे जो इस स्टेट पे जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी होगी वो टोटल रीऑर्गेनाइजेशन का चौथा हिस्सा होगी, और उसको हम डेल्टा जी हैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कौन सी स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन स्टेट।
जब दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट जो है वो डेवलप होती है। और ट्रांजिशन स्टेट जो है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही डिफाइन करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा। ट्रांजिशन स्टेट की फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट ही आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। जितनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इस ट्रांजिशन स्टेट की ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी, उतनी ही उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी कि वो प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, एक चीज़ कि उसकी कितनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, दूसरी इस चीज़ की कंसंट्रेशन कितनी है। तो जितनी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जितनी इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, उतना ही रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगा। तो हम ये सारी कैलकुलेशन जो है अभी हम करते हैं, जिसके अंदर ये जो है ट्रांजिशन स्टेट पे जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू यूज़ होगी, और बाकी वैल्यूज़ जो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की ही कैलकुलेशन जो है इस यहाँ पे यूज़ होगी। तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा रेट इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैंने बताया रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये मूव कर रहा है, और कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट पे यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है उसको मैंने हैश से रिप्रेजेंट किया। अब कंसंट्रेशन अगर आपने फाइंड करनी है ट्रांजिशन स्टेट पे, तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पता होना चाहिए। एट ट्रांजिशन स्टेट पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो और होगा, और वो होगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है, उसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट को, और रिएक्टेंट ले रहे हैं रिएक्टेंट्स को ही। ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट नहीं ले रहे क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इसको एज अ प्रोडक्ट रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट लेके भी फाइंड कर सकते हैं, और इसको एज अ रिएक्टेंट और इसको एज अ प्रोडक्ट लेके भी फाइंड कर सकते हैं, इसको एज अ रिएक्टेंट और इसको एज अ प्रोडक्ट लेके भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा रिएक्शन जो है पाथवे फॉलो करना चाहते हैं। अभी हम इतना सा रिएक्शन पाथवे फॉलो कर रहे हैं जिसमें ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये वाला पार्ट अभी हम फॉलो नहीं करें, अभी हम सिर्फ ये वाला पैराबोला को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पैराबोला के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसमें जो प्रोडक्ट होगी वो ट्रांजिशन स्टेट होगी, और जो रिएक्टेंट होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो अगर हम एक्टिवेटेड स्टेट की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू आ जाएगी Kc, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आपस में, दोनों साइडों पे हम K के साथ C के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आपकी आएगी। ट्रांजिशन स्टेट की जो कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू Kc। अब ये वैल्यू जो है हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। रेट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कि जिसके साथ ट्रांजिशन स्टेट मूव कर रही है इज इक्वल टू Kc। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारी ये होगी, दूसरी इक्वेशन हम करेंगे रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है, ये मैं रेज कर देती हूँ। तो रेट कांस्टेंट का यहाँ जो फार्मूला होगा विल बी इक्वल टू यहाँ पे भी हम फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे रेट कांस्टेंट में। फ्रीक्वेंसी, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जिससे ट्रांजिशन स्टेट मूव कर रही है, और ट्रांजिशन स्टेट का अपना कांस्टेंट। ठीक है, जिस तरह जो है कांस्टेंट ट्रांजिशन स्टेट की हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपना था, इस तरह ट्रांजिशन स्टेट का भी कांस्टेंट होता है, जो कि हम एक्टिवेशन एनर्जी के डेरिवेशन से फाइंड करते हैं, या फिर हम फाइंड करते हैं उसको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से। तो एक्टिवेशन एनर्जी में एक कांस्टेंट यूज हुआ था। एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसका कांस्टेंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्टिवेटेड स्टेट को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर रिएक्शन को फाइंड कर रहे हैं, वही रिएक्शन को आगे डिफाइन कर रहा है। तो एक्टिवेशन स्टेट का जो फार्मूला था, उसमें जो कांस्टेंट का फार्मूला था वो इक्वल टू था E माइनस डेल्टा G हैश E माइनस
तो ये इसका फार्मूला था, इसका एक्टिविटी स्टेट का कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट, ये है एक्टिविटी स्टेट का कांस्टेंट, ठीक है। उसका फार्मूला जो है इसमें हम यूज कर रहे हैं। अब ये फार्मूले की वैल्यूज हम पुट करेंगे, रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू V, और ये आपको याद है, ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी व्हेन ट्रांसफर ऑफ हाफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैपन। हाफ जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके हैं, तब जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी होगी एट द एक्टिविटी स्टेट। देखिए हम एक्टिविटी स्टेट को का ही कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, आगे हम एक्टिविटी स्टेट की ही वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। तो एक्टिविटी स्टेट पे जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी होगी वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, और वो वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। वो वैल्यू थी डेल्टा जी, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का फोर्थ पार्ट, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये आ जाएगी। तो दो फार्मूलाज हमने यहाँ पे डिस्कवर किए। एक हमने रेट कांस्टेंट का फार्मूला निकाला, रेट कांस्टेंट जो है वो एक्टिविटी स्टेट के लिहाज से ही हमने फाइंड किया, उसी के हमने आगे से वैल्यूज पुट की, और फिर आगे से वही हमने रीऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू पुट की, और हमने रेट जो है ओवरऑल पूरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो जिसमें चार्ज ट्रांसफर होता है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में, वो हमने फाइंड किया। रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन, उसका ओवरऑल रेट फाइंड किया, और उसके ऊपर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमने फाइंड की। और इसके अलावा हमने मार्क्स थ्योरी को डिस्कस किया, हमने डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को डिस्कस किया, हमने रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया, हमने पैराबोलास को डिस्कस किया कि जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।